हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी स्कोप यूपीएससी में। हम इस वीडियो सीरीज में 2021 का जो जीएस पेपर है उसको डिस्कस कर रहे हैं। कल की वीडियो में 1 से 6 क्वेश्चनों को देखा था। आज के इस वीडियो हम आगे के कुछ प्रश्नों को यहाँ पर डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का हमारा पहला प्रश्न है, निम्नलिखित पर विचार कीजिए। यहाँ पर 4 ऑप्शन दे रखे हैं, इनमें से कौन से विदेशी प्रत्यक्ष निवेश या एफडीआई में सम्मिलित किए जा सकते हैं, उसको हमें यहाँ पर बताना है। क्या क्या दिए गए हैं? विदेशी मुद्रा समपरिवर्तनीय बॉन्ड, कुछ शर्तों के साथ विदेशी संस्थागत निवेश, वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियां, अनिवासी विदेशी जमा। बहुत ही अच्छा प्रश्न है और इस प्रश्न को हमने 2020 में डिस्कस किया था। ये सेम टू सेम नहीं था, हमने डिस्कस किया था विदेशी प्रत्यक्ष निवेश क्या है, एफडीआई। जो बाहरी निवेश होता है वो 2 प्रकार का होता है, एक होता है एफपीआई और एक होता है एफडीआई। ये बात हमने वहां डिस्कस की थी। एफडीआई कौन सा होता है? किसी सूचीबद्ध कंपनी के अंदर 10% से अधिक का निवेश होता है तथा गैर सूचीबद्ध कंपनी में कितना भी निवेश क्या कहलाता है? एफडीआई कहलाता है। और एफपीआई क्या होता है? सूचीबद्ध कंपनी के अंदर 10% से कम का निवेश क्या होता है? एफपीआई होता है। एफपीआई के 2 पार्ट थे, एफआईआई और क्यूएफआई। इन दोनों को बाद में मिला के क्या बोल दिया? एफपीआई बोल दिया। ये हमने डिस्कस किया था कहाँ पर? 2020 के पेपर में। अब यहाँ पर ये चारों चीजों के बारे में हम अच्छे से डिस्कस करेंगे, ये है क्या। सबसे पहला है विदेशी मुद्रा समपरिवर्तनीय बॉन्ड, विदेशी मुद्रा कन्वर्टेबल बॉन्ड, एफसीसीबी। यहां पर देखिए सबसे मेन चीज क्या है? बॉन्ड। कल की वीडियो हमने डिस्कस किया था कि बॉन्ड होता क्या है। बॉन्ड एक ऋण का साधन है कि कोई कंपनी है, उस कंपनी को क्या चाहिए? पैसे चाहिए। तो पैसे 2 प्रकार से ले सकती है। एक तो इक्विटी के माध्यम से, जिसमें उस कंपनी को अपने शेयर किसको देने पड़ेंगे? लोगों को देने पड़ेंगे। दूसरा है कि कंपनी अपने शेयर नहीं देना चाहता और क्या करना चाहता है? पैसे लेना चाहता है। तब वो क्या जारी करेगा? बॉन्ड जारी करेगा। बॉन्ड जारी करके ये लोगों से पैसे लेगा और लोगों को दे देगा बॉन्ड। और परिपक्वता अवधि में कंपनी है वो बॉन्ड की जो फेस मूल्य होता है वो लोगों को दे देता है। जैसे कंपनी ने बॉन्ड जारी किया 100 रुपये का, तो कोई इसे व्यक्ति 90 में खरीदेगा। परिपक्वता अवधि यानी कि 1 महीने की है, उसके बाद उस व्यक्ति को क्या मिल जाएंगे? 100 रुपये मिल जाएंगे। यानी कि उसका 10 रुपये का क्या है? प्रॉफिट है, ब्याज है। ये होता है बॉन्ड, जो हमने कल डिस्कस किया था। दूसरा बॉन्ड 2 प्रकार के होते हैं, एक होते हैं सरकारी बॉन्ड और एक होते हैं निजी बॉन्ड। सरकारी बॉन्ड वे होंगे जो सरकार जारी करती है और निजी बॉन्ड जो निजी कंपनी जारी करते हैं। इसमें भी आगे जो सरकारी बॉन्ड और निजी बॉन्ड है इनको 2 भागों में बांटा जा सकता है। एक होता है अल्पकालिक बॉन्ड, एक होता है दीर्घकालिक बॉन्ड। सरकार जो अल्पकालिक बॉन्ड जारी करते हैं उसको ट्रेजरी बिल बोलते हैं और दीर्घकालिक बॉन्ड जारी करती है उसे बोलते हैं डेटेड सिक्योरिटी या दिनांकित प्रतिभूति। और जो निजी क्षेत्र होती हैं वो अल्पकालिक बॉन्ड जारी करती हैं उसे बोलते हैं कमर्शियल पेपर, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट या फिर कमर्शियल बिल। और निजी क्षेत्र जो दीर्घकालिक बॉन्ड जारी करती हैं उसे बोलते हैं डिबेंचर या फिर ऋण पत्र। और दूसरा होता है उसका कन्वर्टेबल ऋण पत्र या डिबेंचर। तो जो डिबेंचर होता है उसे कहाँ जारी किया जाता है? उसे देश के अंदर ही कंपनी जारी करती है, यानी कि घरेलू मुद्रा में ही जारी किया जाता है। अब ये जो बॉन्ड है इसको बाद में कुछ समय बाद यदि इक्विटी में चेंज किया जा सके तो उसे बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर। ठीक है, यहां तक तो बात क्लियर है। जो हम पहले पढ़ चुके हैं वही हमने डिस्कस किया अभी तक। तो यहां पर जो कन्वर्टेबल बात आई है यहां पर भी लिखी हुई है परिवर्तनीय या कन्वर्टेबल, यानी कि ऐसा बॉन्ड जिसे बाद में क्या इक्विटी में चेंज किया जा सके उसे बोलते हैं कन्वर्टेबल बॉन्ड। अब यहां पर ये वर्ड तो क्लियर हो गया। अब है विदेशी मुद्रा। अब ऐसा कन्वर्टेबल बॉन्ड जो बाहर, देश के बाहर जारी किया जाता है, देश के अंदर जारी किया जाता है उसे तो क्या बोलते हैं? ऋण पत्र बोलते हैं या फिर डिबेंचर बोलते हैं। यानी कि ऐसा बॉन्ड जो कन्वर्टेबल हो और जिसे कहाँ देश के बाहर जारी किया जाए, यानी कि अमेरिका के अंदर जारी किया जाए या फिर यूरोप में जारी किया जाए, तो उस बॉन्ड को क्या बोलेंगे? विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड। सीधी सी बात है, नाम से पता चल रहा है। तो अब यहाँ पर आप इन तीनों जो शब्द इनका मतलब जान गए हो कि यहाँ विदेशी मुद्रा का क्या मतलब है, बॉन्ड का क्या मतलब है और कन्वर्टेबल या परिवर्तनीय का क्या मतलब है। यहाँ पर लिखा है परिवर्तनीय बॉन्ड, ऐसा बॉन्ड जिसे इक्विटी में या किसी और सिक्योरिटी में चेंज कर पाते हैं तो उसे कहते हैं परिवर्तनीय बॉन्ड। विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड क्या होगा? विदेशी मुद्रा में जारी कन्वर्टेबल बॉन्ड। अब यहाँ पर एफसीसी के बारे में छोटी मोटी जानकारी लिखी है जो हमें जाननी चाहिए, वो देख लीजिए। एफसीसी क्या है? एक प्रकार का परिवर्तनीय बॉन्ड है जो जारीकर्ता की घरेलू मुद्रा से भिन्न मुद्रा में अर्थात विदेशी मुद्रा में जारी किया जाता है। एफसीसी आर इक्विटी लिंक्ड डेब्ट सिक्योरिटी। इक्विटी लिंक्ड डेब्ट सिक्योरिटी का मतलब क्या है? जो बॉन्ड होता है वो क्या होता है? डेब्ट सिक्योरिटी होता है जिसके माध्यम से क्या है? ऋण लिया जाता है
अब ये इक्विटी लिंक्ड है, यानी कि इसको बाद में इक्विटी में चेंज किया जा सकता है। एफसीसीबी को चेंज किया जा सकता है किसमें? एक तो इक्विटी में और दूसरा डिपॉजिटरी रिसिप्ट। अब यहाँ पर ये क्या है डिपॉजिटरी रिसिप्ट, इसको हम आगे डिस्कस करेंगे क्योंकि ये भी प्रश्न में पूछ रखा है। होल्डर ऑफ एफसीसीबी हैज द ऑप्शन ऑफ आइदर कन्वर्ट देम इनटू इक्विटी शेयर्स एट अ प्री डिटरमाइंड प्राइस और एक्सचेंज रेट और रिटर्निंग द बॉन्ड्स। अब जो होल्डर होता है एफसीसीबी का, उसके पास क्या होता है? ऑप्शन होता है, या तो क्या है जो बॉन्ड है उसको किस में चेंज किया जा सकता है? इक्विटी में चेंज कर सकता है प्री डिटरमाइंड प्राइस पर, जो पहले से डिटरमाइंड होती है, या फिर वो अपने जो बॉन्ड है उसको उसी रूप में रख सकता है। उसके बाद ऑप्शन होता है एफसीसी आर लिस्टेड एंड ट्रेडेड इन फॉरेन एक्सचेंज। जो फॉरेन एक्सचेंज होगा, अमेरिका का एक्सचेंज हो गया या फिर यूरोप के जो एक्सचेंज हो गए, उनमें क्या है ये ट्रेड किया जाता है। अब आप अगर नहीं समझे तो एक बार फिर से देख लीजिए कि कोई इंडियन बंदा है, उसको क्या है लोन लेकर पैसे लेना चाहता है, तो वो क्या करता है? बॉन्ड इश्यू करता है। वो देश में अगर बॉन्ड इश्यू करता है, अगर वो शॉर्ट टर्म है तो उसको बोलेंगे कमर्शियल पेपर या फिर कमर्शियल बिल। सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट तो बैंक जारी करता है, ठीक है। अब ये बंदा दीर्घकालिक बॉन्ड जारी करता है तो उसे बोलते हैं ऋण पत्र या फिर कन्वर्टेबल ऋण पत्र, यानी कि डिबेंचर या कन्वर्टेबल डिबेंचर। अब इस बंदे ने कहा नहीं, मुझे तो देश में जारी नहीं करना, मुझे तो फॉरेन से पैसा उठाना है, देश वाले पैसा दे नहीं रहे, तो मुझे बाहर जाके थोड़े ऑप्शन और तलाशने हैं। तो ये कहाँ जाता है? विदेशी बाजार में जाता है और विदेशी करेंसी में क्या करता है? बॉन्ड जारी करता है। और वो जो बॉन्ड होता है वो होता है कन्वर्टेबल प्रकृति का होता है, यानी कि उसको किसमें? इक्विटी में चेंज किया जा सकता है। उसे बोलते हैं एफसीसीबी, यानी कि फॉरेन करेंसी कन्वर्टेबल बॉन्ड। वेरी सिंपल। यानी कि यहाँ पर लिखा गया है एफसीसीबी होते हैं वो कन्वर्टेबल डिबेंचर के समान ही होते हैं। डिबेंचर क्या होते हैं? जो दीर्घकालिक बॉन्ड देश के अंदर जारी किए जाते हैं उसे बोलते हैं कन्वर्टेबल डिबेंचर, यानी कि ऐसा डिबेंचर जिसको बाद में इक्विटी में चेंज किया जा सके वो होता है कन्वर्टेबल डिबेंचर। तो यहाँ पर एफसीसीबी क्या है? एक प्रकार का कन्वर्टेबल डिबेंचर ही है, जो कहाँ जारी किया जा रहा है? विदेशों में जारी किया जा रहा है। तो यहाँ प्रश्न एफडीआई के बारे में पूछा था कि क्या वो एफडीआई है या नहीं। जब तक कोई एफसीसीबी सिर्फ और सिर्फ बॉन्ड में होता है तब तक वो एफडीआई में शामिल नहीं होता है। जब वह कन्वर्टेबल बॉन्ड किसमें? इक्विटी में चेंज हो जाता है, यानी कि उसको कन्वर्ट कर दिया जाता है बॉन्ड को इक्विटी में, तब वो बन जाता है एफडीआई। क्यों? इसको हम आगे देखेंगे। और प्रश्न में दूसरा वर्ड था एफआईआई। और पहली बात तो जो विदेशी निवेशक हैं वो निवेश करेंगे देश के अंदर तो दो प्रकार से कर सकते हैं, एक तो एफडीआई के रूप में और एक तो एफपीआई के रूप में, ठीक है। एफडीआई के अंदर क्या होता है? किसी सूचीबद्ध कंपनी के अंदर 10% से अधिक का निवेश, और गैर सूचीबद्ध कंपनी में कितना भी निवेश क्या होता है? एफडीआई होता है। और एफपीआई होता है 10% से कम का निवेश किसी सूचीबद्ध कंपनी के अंदर। एफपीआई का मतलब है फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टमेंट। अब ये है दो प्रकार का, एक होता है एफआईआई और एक होता है क्यूएफआई। एफआईआई क्या होते हैं? फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर होते हैं, और यही प्रश्न में पूछा गया है। क्यूएफआई होता है क्वालिफाइड फॉरेन इन्वेस्टर। एफआईआई में क्या होता है? एफआईआई में जो इंस्टीट्यूशन होते हैं जैसे कि कौन? पेंशन फंड हो गया, म्यूचुअल फंड हो गया, वे कहाँ निवेश कर रहे हैं? भारत के किसमें? शेयर बाजार में, तो उसे बोलेंगे एफआईआई। यानी कि इसमें पेंशन फंड, म्यूचुअल फंड आदि जैसे संस्थाओं के निवेश शामिल होते हैं। क्यूएफआई के अंदर हाई नेटवर्थ इंडिविजुअल, इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर और प्रोफेशनल इन्वेस्टर शामिल होते हैं। ये 2011 में स्टार्ट किया गया था और एफआईआई 1994 में स्टार्ट किया गया था। और एफआईआई क्यूएफआई दोनों हैं वो रजिस्टर होते हैं किसके पास? सेबी के पास। 2014 के अंदर एफआईआई और क्यूएफआई को मिलाकर क्या कर दिया? एफपीआई कर दिया गया। अब इन दोनों को मिलाकर एफपीआई ही बोला जाता है। किस समिति की सिफारिश पर? केएम चंद्रशेखर समिति की सिफारिश पर। ये हम 2020 के पेपर में डिस्कस कर चुके हैं। जिसने 2020 का डिस्कशन नहीं देखा है वो एक बार प्लीज जाकर देख लीजिए, आपको बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा। और एफपीआई को रिस्क के आधार पर 3 कैटेगरी में बांट दिया गया है, ये हमने 2020 के पेपर में देख लिया है, तो यहाँ पर नहीं देखेंगे। तो ये तो हो गया एफपीआई या एफआईआई या क्यूएफआई के बारे में। अब एफआईआई क्या था? 10% से कम का क्या था? विदेशी निवेश था किसमें? शेयर बाजार में भारत के। तो यदि निवेश 10% से अधिक का हो जाता है तब वो एफआईआई क्या बन जाएगा? एफडीआई बन जाएगा। तो प्रश्न में पूछा गया था कि कुछ शर्तों के साथ एफआईआई, तो ये शर्त है कि एफआईआई के तहत निवेश कितना होना चाहिए? 10% से अधिक का निवेश होना चाहिए, तब वो बन जाएगी एफडीआई। तो ऑप्शन बी हो जाता है सही। तीसरा वहां पर वर्ड आया था ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट या फिर वैश्विक निक्षेपागार प्राप्तियां। ये क्या होता है? जीडीआर क्या था उसको हम समझते हैं। अब कोई कंपनी है, यहाँ पर ये कंपनी है, ये क्या करती है? अपने क्या करती है? शेयर जारी करती है और लोग इसके शेयर खरीदते हैं और इसको यहाँ पर पैसे मिल जाते हैं कंपनी को, और लोगों को क्या मिल जाते हैं? कंपनी की शेयरधारिता मिल जाती है या फिर कंपनी में हिस्सा मिल जाता है। अब ये जो कंपनी है ये कहाँ पर है? भारत में है। तो ये जो शेयर जारी करेंगी वो किस में करेगी?
इंडियन करेंसी में करेगी, यानी कि रुपए में करेगी। अब इस कंपनी के जो शेयर हैं वो देश के अंदर जो जिन्होंने खरीदने थे उतने लोग खरीद चुके हैं, अब कोई खरीद नहीं रहा है। अब इसे क्या चाहिए? और पैसा चाहिए। शेयर से भी यह कंपनी पैसा इकट्ठा करती है, बॉन्ड से भी पैसा इकट्ठा करती है। बॉन्ड के अंदर क्या मिलता है? ऋण मिलता है, जबकि शेयर के अंदर लाभांश मिलता है, जो हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। तो यहाँ पर ये कंपनी अब देश के बाहर क्या करना चाहती है? अपने शेयर जारी करना चाहती है और वहाँ से क्या है? पैसा लेना चाहती है। तो ये कंपनी तो रुपए में जारी कर रही है। अब बाहर रुपये कैसे चलेगा किसी फॉरेन एक्सचेंज में? तो ये कंपनी है, ये जाती है डिपॉजिटरी बैंक के पास। तो ये कंपनी गई डिपॉजिटरी बैंक के पास। ये जो डिपॉजिटरी बैंक होती है इसकी एक शाखा कहाँ खुली होती है? विदेशों में भी खुद रखी है। यानी कि इस जो भारतीय बंदा है इसको कहाँ बाहर से क्या करना है? पैसे जारी करने ना। तो जिस देश से इसको पैसा लेना है उसमें इस डिपॉजिटरी बैंक की एक शाखा होती है। तो ये कंपनी है, ये शेयर लेके गई कहाँ पर? डिपॉजिटरी बैंक के पास। ये डिपॉजिटरी बैंक है, इसकी शाखा कहाँ है? विदेश के अंदर है। इस डिपॉजिटरी बैंक के पास जो भारत के अंदर है उसके पास क्या है? कंपनी के कुछ शेयर आए। इसने इन शेयरों को कहाँ पहुंचा दिया? विदेश में स्थित डिपॉजिटरी बैंक के पास। ठीक है। अब जो ये विदेश में स्थित डिपॉजिटरी बैंक है इसने क्या की? जारी की रिसिप्ट जारी की। किसमें? फॉरेन करेंसी में। किसमें जारी की? फॉरेन करेंसी में। तो यहाँ पर जो लोकल करेंसी वाला पैसा था वो किसमें चेंज हो गया? फॉरेन करेंसी में चेंज हो गया है। अब जो फॉरेन इन्वेस्टर हैं वो क्या कर सकते हैं? इस रिसिप्ट को खरीदेंगे और जी रिसिप्ट होती है यही कहलाती है GDR। अब यहाँ पर एक बात समझिए कि किसी भी देश में जारी की हुई जो रिसिप्ट होगी फॉरेन करेंसी में वो GDR नहीं होगी। यूरोप के जो स्टॉक एक्सचेंज है, यूरोप के, कहाँ के? यूरोप के, वहाँ की जो स्टॉक एक्सचेंज है वहाँ पर कोई रिसिप्ट इशू की जाती है किसी डिपॉजिट बैंक द्वारा और उसको क्या खरीदते हैं? वहाँ के लोग खरीदते हैं। उसको बोलेंगे क्या? GDR, ग्लोबल डिपॉजिटरी रिसिप्ट। यही सेम रिसिप्ट यदि अमेरिका के अंदर क्या है? जारी की जाती है तो उसे बोलेंगे ADR, अमेरिकन डिपॉजिटरी रिसिप्ट। ये तो हो गया विदेशों की बात होगी। यदि कोई बाहर का बंदा, USA का बंदा इसी सेम प्रकार से इंडिया से क्या करना चाहता है? पैसे उठाना चाहता है, तो USA के बंदे के लिए क्या हो जाएगा? इंडिया विदेश हो जाएगा। तो उस समय जो रिसिप्ट होगी उसे बोलेंगे इंडियन डिपॉजिटरी रिसिप्ट, IDR। तो ये हो गया GDR, IDR और ADR। तो यह एक विदेशी मुद्रा मूल्यवान परक्रम्य वित्तीय साधन है जो एक डिपॉजिटरी बैंक द्वारा जारी की जाती है। अभी हमने देखा GDR एक डिपॉजिटरी बैंक द्वारा जारी प्रमाण पत्र है। अभी देखा था डिपॉजिटरी बैंक क्या करता है? रिसिप्ट जारी करता है जो विदेशी कंपनी के शेयर को खरीदता है। अब बात की कंपनी अमेरिका में गई या फिर यूरोप में गई तो वहां के लिए क्या है? विदेशी कंपनी है। तो उस विदेशी कंपनी, उस भारतीय विदेशी कंपनी की क्या है? शेयर खरीदता है और उन्हें खाते में जमा करता है। GDR का उपयोग आमतौर पर सार्वजनिक स्टॉक पेशकश या निजी प्लेसमेंट के माध्यम से अंतर्राष्ट्रीय निवेशकों से पूंजी जुटाने के लिए किया जाता है। यही अभी हमने डिस्कस किया। डिपॉजिटरी बैंक है वो GDR को किसमें? शेयर में चेंज कर सकता है और घरेलू स्टॉक एक्सचेंज पर उनका व्यापार कर सकता है। केवल 3 वर्ष की सुदृढ़ वित्तीय रिकॉर्ड वाली कंपनी ही GDR तक पहुंच प्राप्त कर सकती है। हर कंपनी है वो GDR के लिए योग्य नहीं है। डिपॉजिटरी बैंक एक मध्यस्थ है और डिपॉजिटरी बैंक क्या है? यहाँ पर ये एक मीडिएटर है। अब यहाँ पर इसकी जरूरत क्यों पड़ी? अब जो इंडियन कंपनी है वो तो किसमें पैसे जारी कर रही है? लोकल करेंसी रुपए में जारी कर रही है। अब इसको जो बाहरी जो विदेशी निवेशक खरीद थोड़ी पाएंगे, इसलिए इसको किसमें? फॉरेन करेंसी में चेंज करने के लिए इस मीडिएटर की जरूरत होती है जिसे बोलते हैं डिपॉजिटरी बैंक। डिपॉजिटरी बैंक एक मध्यस्थ है जो भारतीय कंपनी द्वारा जारी शेयरों को संरक्षक के रूप में कार्य करता है। यहाँ पर जो GDR या फिर ADR क्या होगी? अमेरिका के अंदर जारी डिपॉजिट रिसिप्ट और GDR यूरोप के अंदर जारी डिपॉजिटरी रिसिप्ट, ये होती है FDI। तीसरा वहां पर एक वर्ड था अनिवासी विदेशी जमा। अनिवासी विदेशी जमा क्या होगी? जो NRA होते हैं उनके जो पैसे कहाँ जमा है? भारत में जमा है, उसे बोलेंगे अनिवासी विदेशी जमा। अब जो भारत में NRI हैं, NRI कौन होते हैं? देश के नागरिक होते हैं जो फॉरेन में काम करते हैं। अब ये जो NRI हैं वो भारत में 3 प्रकार के खाते खोल सकता है, जिसमें से 2 बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, एक तो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 2 इंपॉर्टेंट कौन से? एक तो है अनिवासी विदेशी खाता जिसे NRE बोलते हैं, दूसरा है अनिवासी साधारण खाता यानी कि नॉन रेजिडेंशियल ऑर्डिनरी अकाउंट जिसे बोलते हैं NRO, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। तीसरा है विदेशी मुद्रा गैर आवासीय खाता यानी कि फॉरेन करेंसी नॉन रेजिडेंशियल अकाउंट। अब यहाँ पर जो NRE खाता और NRO खाता है उसमें क्या अंतर है उसको हम देख लेते हैं। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, UPSC क्या पता पूछ ले और हम इसको बहुत ही ज़्यादा इग्नोर कर देते हैं। NRE खाता क्या है? यह किसी NRI द्वारा आय को भारत में स्थानांतरित करने के लिए खाता है। यानी कि कोई बंदा
बाहर से पैसे कमा रहा है और उसको भारत में ट्रांसफर कर रहा है, उसको खोलना पड़ेगा एनआरई खाता। एनआरओ खाता क्या है? यह भारत में अर्जित आय को प्रबंधन करने के लिए एक खाता है। अब एनआरई है, वो बाहर तो कमा ही रहा है, लेकिन उसके कुछ काम क्या है, भारत में भी हो रहे हैं और यहाँ से भी क्या कर रहा है, कुछ पैसे कमा रहे हैं, कब कुछ कमा रहा है, तो उन पैसों को कौन से खाते में रखेगा? एनआरओ खाते के अंदर। जो एनआरई खाता होता है, इसके अंदर जो अर्जित ब्याज होता है वो कर मुक्त होता है, क्योंकि यहाँ पर इसने पैसे कहाँ से कमाए? बाहर से कमाए हैं और उसको एनआरई खाते में रखे हैं। यानी कि देश के अंदर तो गतिविधि की नहीं इसने, तो इस पर टैक्स क्यों लगेंगे? जनरल सी बात है। एनआरओ खाते के अंदर अब देश के अंदर कोई गतिविधि कर रहा है, वहां पर टैक्स लगेगा ही, तो इसमें अर्जित ब्याज कर योग्य होता है। एनआरई खाते के अंदर पैसे पूरी के पूरे वापस ले जा सकता है, क्योंकि बाहर से लाया था पैसे और बाहर से वापस ले जा सकता है। यहाँ पर तो ये विदेशी मुद्रा है, उसको भारत में लाने के लिए जो एनआरई खाता है उसको प्रमोट किया जाता है, ताकि एनआरई के माध्यम से विदेशी मुद्रा भारत में आ सके। और जो एनआरओ खाता है उसके अंदर ब्याज को तो वापस ले जा सकता है, लेकिन जो मूलधन होता है वो एक सीमा तक ही वापस ले जा सकता है। पूरा का पूरा जो पैसा है वो भारत से नहीं लेके जा सकता। एनआरई खाता, इसमें जॉइंट अकाउंट खोला जा सकता है। जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपन बाय 2 एनआरई। 2 एनआरई मिलकर क्या कर सकते हैं? जॉइंट अकाउंट खोल सकते हैं। और एनआरओ खाते के तहत क्या है? जॉइंट अकाउंट कैन बी ओपन बाय एन एनआरई अलॉन्ग विद एन इंडियन सिटीजन और एनआरई। इसमें एनआरई भी हो सकता है जॉइंट खाते के साथ, और एक भारतीय नागरिक भी हो सकता है। एनआरई खाते में जमा विदेशी मुद्रा में कर सकते हैं और भारतीय मुद्रा में निकाल सकते हैं। जबकि एनआरओ खाता होता है उसमें विदेशी और भारतीय मुद्रा दोनों में जमा कर सकते हैं, तो भारतीय मुद्रा में निकासी कर सकते हैं, विदेशी मुद्रा में निकासी इसमें नहीं कर सकते। ठीक है। तीसरा क्या था? FCNRB खाता। इसके तहत क्या होता है? एनआरई या पीओआई अपने निवासी देश की मुद्रा में जमा कर सकते हैं और आरबीआई द्वारा निर्धारित किसी भी विदेशी मुद्रा में उस खाते से जमा रखा जा सकता है। इसमें एनआरई तो शामिल होते ही हैं, साथ में पीओआई भी शामिल होते हैं। अब जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट चीज है प्रश्न से संबंधित, उसको देखते हैं। अब विदेशों से पैसा 2 प्रकार से लिया जा सकता है, एक तो ऋण प्रवाह के माध्यम से और एक होता है गैर ऋण प्रवाह के माध्यम से। ये क्या है? ऋण प्रवाह विदेशी पूंजी का प्रकार है जहां निवासियों को इसे चुकाने का दायित्व होता है। यानी कि यहाँ पर जो पैसे ले रहे हैं उस पैसे को क्या कर सकते हैं? वापस देना ही पड़ेगा, क्योंकि ये क्या है? ऋण है। दूसरा है गैर ऋण प्रवाह। इसमें क्या है? ऋण नहीं लिया है, यानी कि पूंजी प्रवाह जिसमें प्रत्यक्ष पुनर्भुगतान नहीं होता, यानी कि इसमें पैसा वापस देना नहीं पड़ेगा। हालांकि यहाँ से जो लाभ वगैरह आएगा वो तो ले जाएंगे, लेकिन पैसा वापस चुकाने की जिम्मेदारी जो भारतीय लोग होंगे या फिर जो निवासी होंगे उनका दायित्व नहीं होता है। तो ऋण प्रवाह में कौन शामिल होते हैं? ईसीबी, विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड और एनआरई जमा। ईसीबी क्या होता है? कोई भी कंपनी है वो क्या कर सकती है? बाहर से लोन लेती है, उसे बोलते हैं एक्सटर्नल कमर्शियल बोरोइंग। और गैर ऋण प्रवाह में कौन है? इसमें है एफडीआई, एफपीआई और डिपोजिटरी रिसिप्ट। ये हमने 2020 के पेपर में बात डिस्कस की थी ऋण प्रवाह के बारे में और गैर ऋण प्रवाह के। अगर ये जानकारी पता होती तो जो प्रश्न है वो आसानी से हो जाता। और एफडीआई क्या है यहाँ पर? वो है गैर ऋण प्रवाह। तो यहाँ पर जो एनआरई जमा है वो ऋण प्रवाह है, यानी कि ये एफडीआई वाले पोर्शन में शामिल होगा ही नहीं, यानी चौथा ऑप्शन तो सीधा एलिमिनेट हो जाता था अगर हमें ये जानकारी होती तो। दूसरा वहां पर था विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड। अब विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड तो क्या है? जब तक वो बॉन्ड होते हैं तब तक वो ऋण प्रवाह के रूप में है, लेकिन जब वो किसमें? इक्विटी में चेंज हो जाते हैं तब वो ऋण प्रवाह नहीं रहते, तब हो जाते हैं गैर ऋण प्रवाह। यानी कि जो एफसीसीबी है जब तक वो बॉन्ड है तब तक वो ऋण प्रवाह है, यानी तब वो एफडीआई नहीं है, लेकिन जब वो किसमें कन्वर्ट हो जाते हैं, किसमें? इक्विटी में, तब वो बन जाते हैं गैर ऋण प्रवाह, तब वो बन जाते हैं एफडीआई। और डिपॉजिट रिसिप्ट तो गैर ऋण प्रवाह है ही, तो ये एफडीआई में शामिल होगी। तो विदेशी मुद्रा परिवर्तनीय बॉन्ड जब तक इक्विटी में रूपांतरित नहीं होता तब तक ईसीबी के रूप में वर्गीकृत, लेकिन इक्विटी में परिवर्तित होने पर यह एफडीआई का हिस्सा हो सकता है। यदि एफआईआई निवेश एक सीमा से अधिक हो, यानी कि इक्विटी का 10% उससे अधिक हो, तो इसे एफडीआई के रूप में पुनर्वर्गीकृत किया जा सकता है, यानी तब वो एफडीआई कहलाएगा। तो यहाँ पर पहला सही, दूसरा सही, तीसरा सही, चौथा गलत हो जाता है। आंसर होता है ए। 8वां प्रश्न है, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। किसी मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव यह है कि वह अनिवार्य रूप से, अवमूल्यन यानी कि मुद्रा की कीमत कम हो जाना। 4 वर्ड है, एक है अवमूल्यन, एक है अधिमूल्यन, एक है मूल्यह्रास और एक है मूल्यवृद्धि। जब केंद्रीय बैंक यानी कि आरबीआई रुपए की कीमत को घटाता या बढ़ाता है तब उसे बोलेंगे अवमूल्यन या फिर अधिमूल्यन। लेकिन जब विदेशी बाजार में किसी मुद्रा की डिमांड एंड सप्लाई के माध्यम से उसका प्राइस ऊपर होता है या नीचे होता है तब उसे बोलते हैं मूल्यह्रास या मूल्यवृद्धि। ठीक है। यहाँ पर अवमूल्यन के बारे में पूछा गया है, यानी कि जो केंद्रीय बैंक है वो क्या करता है? मुद्रा की कीमत घटा देता है। यानी कि पहले $1 बराबर था 50 रुपए, अब इसने आरबीआई ने क्या किया है? $1 इक्वल टू कर दिया है
80 रुपये। तो ये है रुपए का अवमूल्यन। अब उसके क्या प्रभाव अनिवार्य रूप से यहाँ पर होंगे उसको हमें यहाँ पर देखना है। पहला पॉइंट है विदेशी बाजार में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाना। दूसरा है घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है। तीसरा है व्यापार संतुलन में सुधार लाता है। अब हम इसके कॉन्सेप्ट है, कोर कॉन्सेप्ट, उसको समझते हैं। पहली बात, अवमूल्यन क्या होता है, जिसको बोलते हैं डिवैल्यूएशन। केंद्रीय बैंक द्वारा विदेशी मुद्रा के संदर्भ में घरेलू मुद्रा के मान घटाने की प्रक्रिया को अवमूल्यन कहते हैं, और यह 3 बार अभी तक किया जा चुका है, 1949 में, 1966 में और 1991 में। अधिमूल्यन क्या होता है, केंद्रीय बैंक द्वारा घरेलू मुद्रा विनिमय दर के मान में वृद्धि करने की प्रक्रिया, ये अभी तक कभी नहीं किया गया है। मूल्यह्रास क्या होता है, विदेशी मुद्रा बाजार में किसी मुद्रा की मांग एवं पूर्ति में परिवर्तन के कारण उसकी विनिमय दर में गिरावट आना, उसे बोलते हैं मूल्यह्रास, और जो विनिमय दर है उसमें वृद्धि होने को बोलते हैं मूल्यवर्द्धि। ठीक है, ये तो हो गए टर्म्स के बारे में। अब मूल्यह्रास और अवमूल्यन दोनों में क्या हो रहा है, रुपए की वैल्यू है वो गिर रही है। दोनों एक है, तो दोनों के प्रभाव भी क्या होंगे, एक ही होंगे। उनको कर कौन रहा है वो उसमें फर्क है, यानी कि अवमूल्यन में तो क्या है आरबीआई कर रहा है, जबकि मूल्यह्रास में विदेशी मुद्रा बाजार के माध्यम से जो रुपए का मान कम हो रहा है, क्योंकि उसकी डिमांड कम हो रही है वहां पर। अब यहाँ पर उसके लाभ क्या है, यानी कि उससे क्या प्रभाव है, वही हम डिस्कस कर रहे हैं। पहला है इससे निर्यात प्रोत्साहित होता है। जो पहला ऑप्शन था वही क्या था कि जो अवमूल्यन है उससे निर्यात प्रोत्साहित होगा, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाता है। इससे निर्यात प्रोत्साहित होता है क्योंकि विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में निर्यातक वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। अब आप समझिए कि पहले $1 में किसी बंदे को पैसे मिल रहे थे 50 रुपये, और अब अवमूल्यन हुआ है, यानी कि अब $1 के बराबर पैसे मिल रहे हैं 80 रुपये। यानी कि पहले वो भारत में $1 से 50 रुपये की चीज़ खरीद पाता था, अब वो 80 रुपये की $1 में चीज़ खरीद पाएगा। कौन, बाहरी बंदा, तो वो बाहर से ज़्यादा खरीदेगा ना, क्योंकि उससे यहाँ पर अब लाभ हो रहा है। तो इससे क्या होगा, निर्यात प्रोत्साहित होगा, क्योंकि भारतीय वस्तुएं विदेशी मुद्रा के संदर्भ में क्या हो गई है, सस्ती हो गई है। यानी कि पहले मान लीजिए 10 रुपये में एक पेन आता था, तो $1 में कोई बंदा 5 पेन खरीद पाता था, यानी 5 पेन का निर्यात कर पाता था। अब यहाँ पर कोई बंदा है, जब $1 की वैल्यू 80 रुपये हो गई है, पेन खरीद पा रहा है, तो यहाँ पर 3 पेन एक्स्ट्रा मिल रहे ना, तो इसलिए विदेशी लोग हैं वो भारत आएंगे और बाहर से क्या करेंगे, कुछ खरीदेंगे, उसे ही क्या बोलेंगे, निर्यात कहेंगे। तो निर्यात से क्या है, बढ़ रहा है। इससे निर्यात प्रोत्साहित होता है क्योंकि विदेशी मुद्राओं के संदर्भ में निर्यातक वस्तुएं सस्ती हो जाती हैं। दूसरा है इससे आयात हतोत्साहित होता है, क्योंकि सेम बात है, इससे क्या हो जाएगी, बाहर की वस्तुएं वो भारत के लिए क्या है, महंगी हो जाएगी। तो ये भी लाभ है, क्योंकि भारत में निर्यात को बढ़ाना है, आयात को कम करना है, ताकि क्या है, भुगतान संतुलन बैलेंस रहे। तीसरा है इससे व्यापार घाटा एवं चालू खाता घाटा कम होता है, क्योंकि इससे निर्यात बढ़ता है और आयात हतोत्साहित होता है, इसलिए व्यापार घाटा एवं चालू खाता घाटा कम हो जाता है। इससे विदेशी मुद्रा अंतर प्रवाह एवं विदेशी पर्यटन प्रोत्साहित होता है, क्योंकि भारत में कोई पैसे हैं वो अधिक कन्वर्ट करा पा रहा है। अब इसलिए विदेशी लोग कहेंगे चलो भारत घूम के आते हैं, क्योंकि हम भी सोचते हैं ना कि नेपाल घूम के आ जाए, क्योंकि नेपाल में जो करेंसी है उसका मान भारत की तुलना में बहुत कम है, तो वहाँ पर 10 रुपये देंगे उसके ज़्यादा चेंज हो जाएंगे। यही सेम बात यूएसए के लोग हैं उनके लिए लागू होंगी, क्योंकि वहाँ पर वो कुछ डॉलर में ज़्यादा रुपए प्राप्त कर पाएंगे, इसलिए उनको भारत में घूमना है वो सस्ता हो जाएगा, तो विदेशी पर्यटक इससे ज़्यादा आएंगे। पांचवा है इससे विदेशी पूंजी भंडार में वृद्धि होती है, क्योंकि बाहर से पैसा आ रहा है, सीधी सी बात है, भुगतान संतुलन की स्थिति में सुधार होता है। आने क्या इससे मुद्रास्फीति उत्पन्न होती है। क्यों मुद्रास्फीति होती है, क्योंकि बाहर से क्या है, एक्स्ट्रा करेंसी आ रही है, एक्स्ट्रा करेंसी आ रही यानी कि मनी सप्लाई बढ़ रही है। मनी सप्लाई बढ़ने से क्या है, मांग बढ़ेगी, और मांग बढ़ने से मुद्रास्फीति होगी, क्योंकि इससे विदेशी पूंजी भंडार में वृद्धि होती है, जिससे मुद्रा आपूर्ति और समग्र मांग में वृद्धि होती है। दूसरा है इससे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति भी होती है, क्योंकि आयातक वस्तुओं के मूल्य बढ़ जाते हैं, क्योंकि यहाँ पर बाहर से चीज़ मंगानी है, कोई भारत के अंदर कोई चीज़ बन रही है, उसके लिए क्या चाहिए, मध्यवर्ती वस्तु चाहिए बहुत सारी, जैसे कि पेट्रोल हो गया फैक्ट्री के लिए चाहिए, या फिर ईंधन के स्रोत है और चाहिए, गैस हो गया, तो बाहर से ये मंगा रहे पेट्रोल गैस वगैरह, तो जो रुपए भारतीय रुपए हैं उसका मान गिर गया है, तो बाहर से चीज़ें मंगानी जो यानी कि आयात है वो क्या हो जाएगा, महंगा हो जाएगा। तो पेट्रोल महंगा हो गया, डीजल महंगा हो गया, तो जो वस्तु होगी उनसे बन रही होगी जहाँ पर वो मध्यवर्ती उत्पाद के रूप में काम आ रहे हैं, तो वो वस्तुएं भी महंगी हो जाएगी, यानी कि इससे लागत प्रेरित मुद्रास्फीति होती है। मुद्रास्फीति 2 प्रकार की होती है, एक होती है मांग प्रेरित और एक होती है लागत प्रेरित मुद्रास्फीति, इसको हम आगे देखेंगे। तीसरा है इससे घरेलू मुद्रा के संदर्भ में बाह्य ऋण का भार बढ़ता है, यानी कि कोई बंदा है ए, इसने बाहर से ऋण लिया है $1 का। अब जब पहले मुद्रा का अवमूल्यन नहीं हो रखा था, तब उसे भारतीय रुपए में कितने पैसे चुकाने होते थे, 50 रुपये चुकाने होते थे $1 के बदले। अभी क्या है, रुपए का अवमूल्यन हो गया है, यानी कि
80 रुपये हो गए हैं $1 का मान, यानी कि अब इसको $1 चुकाने के लिए कितने रुपए चुकाने पड़ेंगे? 80 रुपये का भुगतान करना पड़ेगा, यानी कि इससे घरेलू मुद्रा के संदर्भ में बाह्य ऋण का भार बढ़ गया। चौथा क्या है? इससे व्यापार शर्तों पर दुष्प्रभाव पड़ता है, क्योंकि आयात महंगा हो जाता है। आयात पर निर्भर क्षेत्रों को हानि होती है, क्योंकि वहां पर क्या हो जाएगी? लागत प्रेरित मुद्रास्फीति हो जाएगी, तो वहां पर उनकी जो वस्तुएं हैं मार्केट में वो प्रतिस्पर्धा से बाहर हो जाएगी, महंगी होगी तब। चौथा है, आयातक आगत पर आधारित निर्यातक वस्तुएं महंगी हो जाती हैं। कोई चीज है वो भारत से बाहर भेज रहे हैं, लेकिन उस चीज को बनाने में आयातक वस्तु काम आ रही है, तो आयात महंगा हो गया, तो सीधी सी बात है जो एक्सपोर्ट करेंगे वो चीज भी महंगी हो जाएगी। इसलिए अवमूल्यन से दीर्घावधि में व्यापार संतुलन में सुधार नहीं हो सकता, क्योंकि यहाँ पर दीर्घावधि में जो निर्यात है वो भी महंगा हो जाएगा, क्योंकि भारत में मूलतः क्या होता है? आयात ज्यादा होता है, निर्यात कम होता है। तो भारत में दीर्घावधि में जो है व्यापार संतुलन में सुधार नहीं होगा। अल्पावधि में हो सकता है, लेकिन अगर दीर्घावधि में लेकर चले तो इसमें सुधार नहीं होगा। और सीधी सी बात है, जो $1 है उसकी तुलना में रुपए का मान है वो क्या हो रहा था? कम हो रहा था। तो जो दूसरा ऑप्शन था घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, तो विदेशी मूल्य को बढ़ाता नहीं है, विदेशी मूल्य को घटाता है। यहाँ पर क्या था? विदेशी बाजारों में घरेलू निर्यात की प्रतिस्पर्धात्मकता को बढ़ाता है। सही बात है एकदम। दूसरा था घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को बढ़ाता है, ये बात गलत है, क्योंकि घरेलू मुद्रा के विदेशी मूल्य को घटाता है क्या? अवमूल्यन। तीसरा है व्यापार संतुलन में सुधार लाता है, दीर्घावधि में व्यापार संतुलन में सुधार नहीं होता है, इसलिए तीसरा ऑप्शन भी होता है गलत, आंसर आ जाता है ए। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, भारत में काले धन के सृजन में निम्नलिखित प्रभाव में कौन सा भारत सरकार की चिंता का प्रमुख कारण है? बहुत ही आसान प्रश्न है ये। काले धन के सृजन से काला धन देश में बन रहा है, उसके कारण जो भारत सरकार है उसके लिए चिंता का विषय क्या होगी? अब किसी भी व्यक्ति के लिए कोई चिंता क्या होती है? उसके पास अगर पैसे आना कम हो जाए तो वो सबसे बड़ी चिंता होती है। बाकी उसकी सारी चिंता सेकेंडरी है, लेकिन सबसे बड़ी चिंता क्या है? पैसा आना किसी के पास कम हो जाए तो आदमी तड़पने लगता है। यही हाल स्वयं सरकार का है। काले धन के कारण, कर अपवंचन के कारण राजकोष में राजस्व में हानि होती है, तब सरकार को होती है दिक्कत। ये है चिंता का प्रमुख कारण। बाकी बातें सब सेकेंडरी है। यदि पैसे में कमी होगी उससे दिक्कत है। पहला ऑप्शन क्या है? स्थावर संपदा के क्रय और विलासिता युक्त आवास में निवेश के लिए संसाधनों का अपयोजन। अब यहाँ पर अपयोजन हो रहा है, चिंता का विषय तो है ये भी, क्योंकि यहाँ पर क्या हो रहा है? स्थावर संपदा के माध्यम से, स्थावर संपदा का मतलब है रियल एस्टेट, रियल एस्टेट के अंदर जा रहा है पैसा, तो काले धन के माध्यम से जा रहा है, लेकिन इससे राजस्व में अभी तक कमी नहीं हुई है, तो सरकार को इतना चिंता नहीं है। लेकिन चिंता तो ये भी सरकार के लिए है। यहाँ पर पूछा था प्रमुख कारण, सबसे मेन कारण क्या है? चिंता तो ये भी है। दूसरा ऑप्शन है वो भी चिंता का विषय है, तीसरा है वो भी चिंता का विषय है, लेकिन सबसे प्रमुख है राजकोष में राजस्व की हानि होना। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा अपने प्रभाव में सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक हो सकता है? देखो, मुद्रास्फीति कब होती है? मुद्रास्फीति तब होती है जब मार्केट के अंदर पैसा ज्यादा आता है, यानी कि मनी सप्लाई बढ़ती है। मनी सप्लाई बढ़ने से क्या है? डिमांड बढ़ती है, डिमांड बढ़ने से क्या होती है? मुद्रास्फीति होती है। अब मार्केट के अंदर पैसा इन चार ऑप्शनों में से किसके कारण आ रहा है ज्यादा? वो होगा सबसे अधिक मुद्रास्फीति कारक। बहुत ज्यादा सिंपल है एकदम, आप कॉन्सेप्ट पर जाइए। तो पहला है सार्वजनिक ऋण की चुकौती। अब यहाँ पर सरकार क्या है? सार्वजनिक ऋण है उसको चुका रही है, यानी कि लोगों से पैसे ले रखे उसको चुका रही है, तो इसके कारण क्या है? मनी सप्लाई बढ़ सकती है। ठीक है। दूसरा है बजट घाटे के वित्तीयन के लिए जनता से उधार लेना। अब सरकार क्या कर रही है? जनता से उधार ले रही है और फिर क्या करेगी? खर्च करेगी। मार्केट में क्या आएगा? पैसा आएगा। इससे भी क्या है? मुद्रा गुणक के मान में वृद्धि होगी, यानी कि पैसा मार्केट के अंदर सर्कुलेट ज्यादा होगा, यानी कि इससे भी क्या है? मनी सप्लाई बढ़ेगी। ठीक है। बजट घाटे के वित्तीयन के लिए बैंकों से उधार लेना। अब इसमें सरकार क्या कर रही है? बैंकों से उधार ले रही है और पैसे खर्च कर रही है, यानी कि यहाँ पर भी मार्केट में पैसा सर्कुलेट हो रहा है, मनी सप्लाई बढ़ रही है। ठीक है। चौथा ऑप्शन देखिए, बजट घाटे के वित्तीयन के लिए नई मुद्रा का सृजन। यहाँ पर पूरी की पूरी क्या है? नई मुद्रा आ रही है। मनी सप्लाई का फॉर्मूला क्या होता है? स्मॉल m इंटू M0। M0 होती है वो क्या होती है? नई मुद्रा होती है। यहाँ पर इन तीनों में तो क्या है? जो स्मॉल m है इसका मान चेंज हो रहा है, स्मॉल m के मान में बहुत कम चेंज होता है। M0 यहाँ पर क्या है? कांस्टेंट था, लेकिन यहाँ पर तो क्या है? सीधा M0 में परिवर्तन हो रहा है। M में भी परिवर्तन हो रहा है, लेकिन M0 में परिवर्तन हो रहा है, यानी कि बड़ी संख्या में परिवर्तन हो रहा है, इसलिए मनी सप्लाई में ज्यादा परिवर्तन आएगा। और यहाँ पर पूछा था सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक क्या है, तो आंसर होता है डी। ये तीनों भी मुद्रास्फीति कारक हैं, लेकिन सर्वाधिक मुद्रास्फीति कारक क्या है? वो है डी। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न मुद्रा गुणक के बारे में पूछा है। निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? मुद्रा गुणक क्या होता है?
मुद्रा गुणक होता है मनी सप्लाई और M0। M0 जो RBI मनी छापता है उसको बोलते हैं साधारण शब्दों में। मनी सप्लाई और M0 का जो अनुपात है उसे ही बोलते हैं मुद्रा गुणक। मुद्रा गुणक के मान में परिवर्तन दो कारणों से आता है। तो मुद्रा गुणक क्या हुआ? तो यह मुद्रा आपूर्ति व रिजर्व मुद्रा का अनुपात होता है। उसका मान बैंकों की साख सर्जन क्षमता पर निर्भर करता है। M को अगर साधारण शब्दों में बोले तो यही है, पैसा कितना सर्कुलेट हो रहा है मार्केट में। एक पैसा है जो 100 रुपये है, वो 100 रुपये ही कितनी बार घूमकर लोगों के पास जा रहे हैं, वही है स्मॉल m। तो स्मॉल m का जो मान है वो दो बातों पर निर्भर करता है, यानी कि साख सर्जन क्षमता है उसका मान दो बातों पर निर्भर करता है। जनता की बैंकिंग प्रवृत्ति, यानी कि जनता है वो बैंकों के पास कितना पैसा जमा करा रही है। बैंकों के पास पैसा जमा कराएगी नहीं तो क्या है, बैंकों की साख सर्जन क्षमता है वो कम हो जाएगी। लोगों के पैसे अपने घर में ही पड़े हैं, तो जितने ज़्यादा जो लोग हैं वो बैंकों में पैसे जमा कराएंगे तो उनकी साख सर्जन क्षमता का मान बढ़ेगा। तो जितने लोग हैं वो बैंकों में पैसे जमा कराएंगे, यानी उनकी बैंकिंग प्रवृत्ति में वृद्धि होती है, उसके कारण बैंकों की साख सर्जन क्षमता में वृद्धि होगी। तो इससे जो स्मॉल m है उसके मान में भी वृद्धि होगी। दूसरा है मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति के माध्यम से क्या है, मनी सप्लाई को रेगुलेट किया जाता है। तो मौद्रिक नीति के माध्यम से यदि मनी सप्लाई को बढ़ा जाता है तो जो स्मॉल m है उसका मान क्या है, बढ़ जाएगा, क्योंकि MS/M0 क्या था, मुद्रा गुणक का फॉर्मूला था। तो मनी सप्लाई बढ़ गई तो M भी बढ़ गया, क्योंकि ये एक दूसरे के समानुपाती है। अब यहाँ पर देखिए कि निम्नलिखित में से किससे किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक में वृद्धि होती है? तो लोगों की बैंकिंग आदतों में वृद्धि से, क्योंकि इससे बैंक की साख सर्जन क्षमता में वृद्धि होगी। आंसर होता है सी। बहुत ही साधारण प्रश्न। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न पूछा गया है, भारतीय अर्थव्यवस्था के संदर्भ में मांग प्रेरित मुद्रास्फीति या उससे वृद्धि निम्नलिखित में से किन कारणों से होती है? अब यहाँ पर पूछा गया है मुद्रास्फीति के बारे में। मुद्रास्फीति का सीधा सा मतलब क्या है? मुद्रास्फीति का मतलब है महंगाई। तो यहाँ पर मांग प्रेरित मुद्रास्फीति, अब मुद्रास्फीति दो प्रकार की होती है। मुद्रास्फीति का मतलब है मूल्य स्तर में वृद्धि, या दो प्रकार की है, एक है मांग जन्य मुद्रास्फीति और दूसरी है लागत जन्य इन्फ्लेशन। यदि समग्र मांग में वृद्धि होती है, यानी कि वस्तुएं तो उतनी ही है लेकिन डिमांड बढ़ गई है, डिमांड बढ़ने से क्या है, कीमत बढ़ जाती है। कीमत बढ़ने को क्या बोलते हैं, मुद्रास्फीति बोलते हैं। तो समग्र मांग में वृद्धि से यदि मुद्रास्फीति होती है तो उसे बोलते हैं मांग जन्य मुद्रास्फीति। लेकिन समग्र पूर्ति है वो कम हो गई किसी कारणवश, तो पूर्ति कम हो गई, यानी कि डिमांड उतनी है लेकिन वस्तुएं मार्केट में कम हो गई, तो उसके कारण क्या है, मुद्रास्फीति हो सकती है, महंगाई हो सकती है, उसे बोलते हैं लागत जन्य मुद्रास्फीति। और इसके क्या क्या कारण है उसको हम देखेंगे आगे। अब मांग जन्य मुद्रास्फीति कब होगी, जब मार्केट के अंदर पैसा ज़्यादा आएगा। पैसा ज़्यादा आएगा तो क्या होगा, मांग बढ़ेगी। तो किसी भी कारण से यदि पैसा या मनी सप्लाई बढ़ रही है मार्केट के अंदर तो वह मांग जन्य मुद्रास्फीति का कारण होगा। तो यहाँ पर देखिए कि मनी सप्लाई बढ़ती है तो मुद्रा आपूर्ति बढ़ रही है, मुद्रा आपूर्ति। तो यहाँ पर देखिए पहला पॉइंट है मनी सप्लाई बढ़ने पर मुद्रा आपूर्ति बढ़ेगी, तो सीधी सी बात है डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ने से महंगाई होगी। तो मनी सप्लाई कैसे बढ़ सकती है, विदेशी पूंजी भंडार में वृद्धि होने से, सरकार घाटे का वित्तीयन करे उसके माध्यम से। दूसरा है प्रत्यक्ष कर में कमी करके। अब प्रत्यक्ष कर क्या है, जो लोगों की आय पर लगता है, और लोगों की आय में जो टैक्स है वो कम हो गया, यानी कि लोगों के पास पैसा ज़्यादा बच गया, तो इससे क्या हो सकती है, महंगाई हो सकती है। तीसरा जनसंख्या वृद्धि होने से डिमांड बढ़ जाएगी। चौथा पॉइंट है काला धन में वृद्धि होने से। इसका एग्जाम्पल क्या है, मुंबई में रियल एस्टेट की प्राइस, वहाँ पर काले धन में बहुत अधिक वृद्धि हुई, जिसके कारण क्या हुआ, वहाँ पर जो घर वगैरह है, हाउसिंग प्राइस है वो बहुत ज़्यादा बढ़ गई। पांचवा आयात में कमी होने से देश के अंदर पैसा ज़्यादा बचेगा, जिसके कारण क्या हो सकता है, मनी सप्लाई बढ़ गई, इससे महंगाई बढ़ेगी। छठा है निर्यात में वृद्धि होने से क्या है, देश में पैसा आएगा, यानी कि इससे विदेशी पूंजी भंडार में वृद्धि हो रही है। तो इन कारणों से क्या हो सकती है, मांग जन्य मुद्रास्फीति हो सकती है। अब लागत जन्य मुद्रास्फीति क्यों हो सकती है, पहला है उत्पादन लागत में वृद्धि, यानी कि जो बीच में यानी कि जिसमें उत्पादन हो रहा है उसकी लागत में वृद्धि हो गई, जैसे कि जो मध्यवर्ती वस्तुएं वो महंगी हो गई। दूसरा है अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि, जैसे कोई चीज़ थी वो 10 रुपये की है, उसमें पहले टैक्स था 1 रुपये का, अब टैक्स बढ़ा के सरकार ने 2 रुपये का कर दिया, यानी कि अब चीज़ 12 रुपये की हो गई। तो अप्रत्यक्ष कर में वृद्धि से महंगाई होगी, कौन सी, लागत जन्य। तीसरा है सब्सिडी में कमी, जैसे कि पहले उर्वरक सब्सिडी है सरकार 100 रुपये की दे रही थी किसानों को, अब दे रही 50 रुपये की, तो 50 रुपये का भुगतान किसको करना पड़ेगा, किसानों को करना पड़ेगा। तो किसानों के लिए क्या होगी, चीज़ महंगी हो गई। उत्पादन में कमी होने से। पांचवा जमाखोरी बढ़ गई, जैसे कि सर्दियों में जो प्याज है उसका मूल्य है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, क्योंकि वहाँ पर जमाखोरी के माध्यम से पैसे को जमाखोरी के माध्यम से क्या है, कीमत को रेगुलेट किया जाता है। छठा है पूर्ति श्रृंखला त्रुटिपूर्ण। इसका क्या मतलब है कि जो बीच में परिवहन वगैरह होता है, लॉजिस्टिक कॉस्ट है वो बढ़ गई,
उसके कारण क्या हो सकती है, महंगाई हो सकती है। कोल्ड स्टोरेज लागत है वो भी बढ़ गई, उसके कारण भी क्या हो सकती है, मुद्रास्फीति हो सकती है। साथ में आयातक वस्तुएं महंगी हो गई तो मध्यवर्ती वस्तुएं महंगी हो सकती है, जिसके कारण क्या है, मुद्रास्फीति हो सकती है। कौन सी लागत प्रेरित, रुपए का मूल्यह्रास। अभी हमने देखा था, पहले प्रश्न डिस्कस किया था कि रुपए का मूल्यह्रास से क्या है, आयात महंगा हो जाता है। तो आयात महंगे होने से क्या हो सकती है, लागत जनित मुद्रास्फीति हो सकती है। यहाँ पर ये सभी हमने मुद्रास्फीति के बारे में चीजें डिस्कस कर ली है। अब प्रश्न में चलिए, प्रश्न में देखिए, बहुत ही साधारण प्रश्न है ये, ज़्यादा टफ नहीं है। अगर आपको इन चीज़ों में से किसी एक के बारे में जानकारी हो तो भी आप प्रश्न को कर सकते हैं। जैसे कि 5वां पॉइंट क्या है, बढ़ती ब्याज दर। अब ब्याज दर बढ़ने से क्या होगा, मार्केट में पैसा कम होगा, मनी सप्लाई कम होगी, क्योंकि लोग पैसे कम उधार लेंगे। तो ब्याज दर महंगी हो गई तो इससे क्या होगा, मुद्रास्फीति नहीं होगी पहली बात तो, और मुद्रास्फीति होगी भी तो मांग जनी तो बिल्कुल भी नहीं होगी। तो 5 ऑप्शन आप एलिमिनेट कर दीजिए। 5 ऑप्शन एलिमिनेट करते ही आंसर आ जाता है अपना ए सीधा, यानी कि विस्तारकारी नीतियां, राजकोषीय प्रोत्साहन और उच्च क्रय शक्ति के माध्यम से क्या है, मांग जनी मुद्रास्फीति होगी। उच्च क्रय शक्ति का मतलब क्या है, लोगों के पास पैसा ज्यादा आ गया, उनकी जो क्रय करने की शक्ति है वो बढ़ गई है, पैसा ज्यादा है तो मांग जनी मुद्रास्फीति हो सकती है। पहला पॉइंट था विस्तारकारी नीतियां। विस्तारकारी नीतियां का मतलब है सरकार क्या कर रही है, ब्याज वगैरह को कम कर रही है और खर्च करने को प्रोत्साहन कर रही है। इस सरकार है वो मार्केट में मनी सप्लाई है उसको बढ़ा रही है, तो इसके कारण क्या है, डिमांड बढ़ेगी और मुद्रास्फीति होगी, कौन सी, मांग जनी। दूसरा राजकोषीय प्रोत्साहन। राजकोषीय प्रोत्साहन के मतलब है सरकार ने वो टैक्स कम कर दिया, प्रत्यक्ष कर को कम कर दिया, अप्रत्यक्ष कर को भी क्या है, कम कर दिया। तो ये राजकोषीय प्रोत्साहन है, इसके माध्यम से मार्केट में पैसा ज्यादा, इससे मुद्रास्फीति हो जाएगी। तीसरा पॉइंट है मुद्रास्फीति सूचकांकन मजदूरी। इसका क्या मतलब है कि कोई व्यक्ति है मजदूरी करता है, उसका वेतन है 100 रुपये। अब मार्केट में क्या है, इन्फ्लेशन है 5% की, तो उसका जो वेतन है उसको वहीं तक बनाए रखने के लिए, क्योंकि इन्फ्लेशन के कारण उसकी जो वेतन के मूल्य है वो कम हो गया, लेकिन उसके मूल्य में कमी ना हो, इसलिए उसकी जो मजदूरी है उसको मुद्रास्फीति के साथ जोड़ दिया जाता है। यानी कि उसका वेतन 5% मुद्रास्फीति बढ़ने पर 5% का बढ़ा दिया जाएगा। यानी अब उसका वेतन कितना कर दिया, 105 रुपये कर दिया, लेकिन 5 रुपये हैं वो एक्स्ट्रा वाले, वो तो किसके हैं, मुद्रास्फीति को समायोजित करने के लिए आए हैं। यानी कि उसकी कोई रियल वैल्यू तो है ही नहीं, यानी उस व्यक्ति को लाभ अभी पहले भी 100 रुपये का हो रहा था और अब भी कितना हो रहा है, 100 रुपये का ही हो रहा है। तो यहाँ पर पहले भी मुद्रा बराबर थी, अब भी मुद्रा बराबर है। इससे किसी प्रकार से मार्केट में मनी सप्लाई में वृद्धि नहीं हो रही, मनी में लोगों के पास जो पैसा है उसमें वृद्धि नहीं हो रही, इसलिए यहाँ पर इसका कोई फर्क ही नहीं पड़ेगा, इसलिए तीसरा ऑप्शन हो जाता है गलत। चलते हैं अगले प्रश्न पर। अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा है। प्रश्न क्या है, भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला है, खुदरा निवेशक डीमैट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकते हैं। दूसरा है, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। तीसरा है, सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड का भारतीय रिजर्व बैंक और बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। इनमें से कौन सा सही हो हमें यहाँ पर देखने हैं। यह प्रश्न 2021 में आया था। 2021 में आरबीआई की योजना आई थी, उससे संबंधित प्रश्न है, तो उस टाइम ये करंट का बहुत ज्यादा इशू था, इसलिए बहुत ही इजी प्रश्न है ये। तो आरबीआई की योजना क्या थी, आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना। इस योजना के तहत व्यक्तिगत खुदरा निवेशकों को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ड खाता खोलने और उसे नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान की जाएगी। यानी कि पहले कोई खुदरा निवेशक होता था, यानी कि कोई व्यक्ति, साधारण व्यक्ति है, वो सीधा आरबीआई से क्या नहीं खरीद सकता था, प्रतिभूति नहीं खरीद सकता था, उसको किसी मीडिएटर के माध्यम से प्रतिभूति खरीदनी पड़ती थी। लेकिन आरबीआई रिटेल डायरेक्ट, यानी कि रिटेल डायरेक्ट का मतलब यही है कि अब कोई बंदा सीधा आरबीआई से क्या कर सकता है, सरकारी प्रतिभूति खरीद सकता है, इसलिए इस योजना को लेकर आए थे। इस योजना के तहत व्यक्तिगत खुदरा निवेशक को भारतीय रिजर्व बैंक के साथ खुदरा प्रत्यक्ष गिल्ड खाता खोलने और उसे नियंत्रित करने की सुविधा प्रदान की जाती है। अब गिल्ड खाता क्या होता है उसको हम देखते हैं। आगे लिखा है, खुदरा निवेशक एक गैर पेशेवर निवेशक होता है जो प्रतिभूति या फंड जिसमें म्यूचुअल फंड, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड आदि शामिल होते हैं को खरीदता है, बेचता है। जो एक गिल्ड खाते की तुलना बैंक खाते से की जा सकती है। अब गिल्ड खाता क्या होता है, एक बैंक खाता के समान ही होता है। बैंक में क्या रखे जाते हैं, पैसे रखे जाते हैं, और गिल्ड खाते में क्या रखा जाता है, सरकारी प्रतिभूति को रखा जाता है। और गिल्ड खाता होता है वो डीमैट खाते का ही एक रूप है। डीमैट खाते में जो नॉर्मल निजी प्रतिभूति वगैरह होती है या फिर जो निजी स्टॉक वगैरह होता है उनको रखा जाता है, जबकि जो गिल्ड खाता होता है उसके अंदर सरकारी प्रतिभूतियों को रखा जाता है। अब सरकारी जो बॉन्ड वगैरह होते हैं उनको बोलते भी क्या है, गिल्ट एजेस बॉन्ड। तो यहाँ पर गिल्ड का मतलब भी गवर्नमेंट से है, जो जिसका मतलब है सुरक्षित। गिल्ड खाते इस योजना के प्रयोजन के उद्देश्य से उपलब्ध कराए गए ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से खोले जा सकते हैं। यह ऑनलाइन पोर्टल
पंजीकृत उपयोगकर्ताओं को सरकारी प्रतिभूतियों के प्राथमिक जारीकर्ता और नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टर ऑर्डर मैचिंग तक पहुंच प्रदान करता है। दूसरा ऑप्शन देखिए, नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। यही बात यहाँ पर लिखी गई है कि ये जो नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम है, यह क्या है, आरबीआई का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच। इसके माध्यम से क्या है, सरकारी प्रतिभूतियों की क्रय विक्रय होता है। आगे लिखा है, रिजर्व बैंक ने अगस्त 2005 में नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग सिस्टम की शुरुआत की थी। यह सरकारी प्रतिभूतियों में लेन देन के लिए इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन आधारित ऑर्डर संचालन व्यापार प्रणाली है। तो यहाँ पर जो दोनों ऑप्शन के बारे में, पहले और दूसरे ऑप्शन के बारे में आ चुका है। यह व्यक्तिगत निवेशकों के लिए सरकारी प्रतिभूतियों में निवेश की सुविधा को आसान बनाने हेतु वन स्टॉप समाधान है। जो व्यक्तिगत निवेशक होते हैं उनको सरकारी प्रतिभूति में निवेश की सुविधा को आसान बनाएगा ये, क्योंकि इसमें अब किसी भी मध्यवर्ती की जरूरत नहीं है। रिजर्व बैंक है, इसके माध्यम से क्या है, जो सरकारी ऋण प्रतिभूति है उनको डेमोक्रेटाइज कर रहा है। ये हो गया आरबीआई रिटेल डायरेक्ट योजना के बारे में, जिससे संबंधित प्रश्न था। तो पहला ऑप्शन देखिए, खुदरा निवेशक डीमेट खातों के माध्यम से प्राथमिक बाजार में ट्रेजरी बिल और भारत सरकार के ऋण बॉन्ड में निवेश कर सकता है। बिल्कुल कर सकता है। जो आरबीआई की योजना थी, रिटेल डायरेक्ट योजना, इसके माध्यम से कर सकता है। तो पहला ऑप्शन सही। दूसरा ऑप्शन अभी हमने देख लिया कि नेगोशिएटेड डीलिंग सिस्टम ऑर्डर मैचिंग भारतीय रिजर्व बैंक का सरकारी प्रतिभूति व्यापारिक मंच है। यह भी बात सही है। पहला और दूसरा सही है, इनका तीनों का साथ में ऑप्शन ही नहीं है, यानी कि आंसर सीधा बी हो गया, तीसरा सीधा ही गलत हो गया। तो करंट का प्रश्न था एकदम। अब यहाँ पर आए सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड, ये क्या होता है इसको हम जान लेते हैं। अब सबसे पहले एक वर्ड आया है डिपॉजिटरी। डिपॉजिटरी क्या है, एक बैंक के प्रकार की संस्था है। जैसे बैंक होता है वो क्या करता है, आपके पैसे रखता है। डिपॉजिटरी क्या है, जो आपकी प्रतिभूति होती है, आपके जो बॉन्ड होते हैं, आपके जो ट्रेजरी बिल होते हैं, आपके जो डेरिवेटिव्स होते हैं, आपका जो डिबेंचर होता है, उनको रखता है। तो ये अकाउंट है जिसके अंदर पैसे की जगह क्या रखा जाता है, स्टॉक को, बॉन्ड को, म्यूचुअल फंड्स को, ट्रेजरी बिल को, डेरिवेटिव्स को और डिबेंचर को, इसे बोलते हैं डिपॉजिटरी। भारत में इस प्रकार की 2 डिपॉजिटरी हैं जो आपकी इन चीजों को रखती हैं। कौन कौन सी, एक है सीडीएसएल और दूसरा एनएसडीएल। प्रश्न में किसके बारे में पूछा गया था, सीडीएसएल के बारे में पूछा गया था। सीडीएसएल का मतलब है सेंट्रल डिपॉजिटरी सर्विस लिमिटेड और एनएसडीएल का मतलब है नेशनल सिक्योरिटी डिपॉजिटरी लिमिटेड। तो ये तो हो गया डिपॉजिटरी। अब भारत में दोनों डिपॉजिटरी, इनको देख लेते हैं, एनएसडीएल और सीडीएसएल। एनएसडीएल की स्थापना की थी 1996 में और सीडीएसएल की स्थापना की गई थी 1999 में। एनएसडीएल को प्रमोट कौन करता है, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, जबकि सीडीएसएल को कौन करता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। एन से एन याद रखना, एनएसडीएल और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज एनएसई, और सीडीएसएल में बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। तो इसको कौन प्रमोट करता है, सीडीएसएल को बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज। प्रश्न में क्या पूछा गया था, सीडीएसएल का भारतीय रिजर्व बैंक एवं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज द्वारा संयुक्त रूप से प्रवर्तन किया जाता है। संयुक्त रूप से नहीं किया जाता है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के माध्यम से किया जाता है। भारतीय रिजर्व बैंक का इसमें कोई भारतीय रिजर्व बैंक इसमें शामिल नहीं है। तो इसलिए यह तीसरा ऑप्शन गलत हो जाता है। सीधी सी बात है, जो डिपॉजिटरी रिसीप्ट वगैरह इसमें क्या है, बॉन्ड, शेयर की बात करता है, इनको कौन देखता है, इनको देखता है सेबी। तो आरबीआई का कोई लेना देना नहीं है यहाँ पर। ऐसे भी आप इस ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते थे। अब यहाँ पर जो सीडीएस और एनएसडीएल है, इसमें क्या खोला जाता है, डीमेट अकाउंट खोला जाता है। अब डीमेट अकाउंट क्या होता है, डीमेट अकाउंट कुछ नहीं है, जैसा आपके अंदर, जैसा आपका बैंक में अकाउंट होता है उसी प्रकार का इन डिपॉजिटरी के पास जो अकाउंट होता है उसे बोलते हैं डीमेट अकाउंट। बैंक अकाउंट के अंदर आप पैसे रखते हैं, डीमेट अकाउंट के अंदर आप क्या रखते हैं, जो ईटीएफ हो गए, बॉन्ड हो गए, म्यूचुअल फंड हो गए, उनको आप सेफली रखते हैं। तो डीमेट खाते का उपयोग शेयर और प्रतिभूतियों को इलेक्ट्रॉनिक प्रकार में रखने के लिए किया जाता है। इन खातों का उपयोग किसी बॉन्ड, ईटीएफ, म्यूचुअल फंड और इसी तरह के शेयर बाजार की संपत्तियों को पोर्टफोलियो बनाने के लिए भी किया जा सकता है। डीमेट का पूरा नाम क्या है, डीमेटरलाइज्ड अकाउंट। डीमेट अकाउंट कहाँ खोला जाता है, सीडीएसएल और एनएसडीएल के अंदर। अब डीमेट अकाउंट क्या है, कोई व्यक्ति सीधा नहीं खोल सकता, किसमें, सीडीएस और एनएसडीएल में। इसमें एक क्या होता है, मध्यवर्ती की जरूरत होती है, उसे बोलते हैं डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट। आप एड सुनते हैं म्यूचुअल फंड की, ज़रोदा की, अपस्टॉक की, ग्रो की, ये सब क्या है, ये डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट ही हैं, जो क्या करते हैं, आपका डीमेट अकाउंट किसमें खुलवाते हैं, सीडीएसएल या फिर एनएसडीएल के अंदर। यानी कि जो डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट है वो क्या है, एक एजेंट है, मध्यवर्ती के रूप में काम करता है। यहाँ पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट इज डिस्क्राइब्ड एज एजेंट of the depository. They are the intermediaries between the depositories and investor. यहाँ पर डिपॉजिटरी पार्टिसिपेंट के बारे में और डिपॉजिटरी के बारे में लिखा हुआ है, आप वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं जो भी मैंने बोला है। अगला प्रश्न है, वाटर क्रेडिट के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यहाँ पर प्रश्न से ही समझ आ रहा है, वाटर यानी कि पानी, क्रेडिट यानी कि किसी प्रकार का ऋण वगैरह की व्यवस्था हो गई। तो
तो ये क्या बात करता है, यह जल एवं स्वच्छता क्षेत्र के कार्य के लिए सूक्ष्म वित्त साधनों को लागू करता है, माइक्रो फाइनेंस टूल्स को लागू करता है, क्रेडिट वित्त साधन, पहला पॉइंट सही हो जाता है। ऐसे ही दूसरा है, यह एक वैश्विक पहल है जिसे WHO और विश्व बैंक के तत्वाधान में प्रारंभ किया गया है। अगर WHO अगर इसको करते तो हम बहुत ज़्यादा सुन लेते, लेकिन इसको इतना सुना भी नहीं है। ऐसे भी हम इस ऑप्शन को यहाँ पर एलिमिनेट कर सकते हैं। तो दूसरा ऑप्शन एलिमिनेट होता है तो आंसर सीधा आ जाता है सी। तीसरा क्या है, इसका उद्देश्य निर्धन व्यक्तियों को सहायता के बिना अपनी जल संबंधी आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्थ बनाना। इंग्लिश में पढ़िए आप। इट एम्स टू एनेबल द पुअर पीपल टू मीट देयर वाटर नीड्स विदाउट डिपेंडिंग ऑन सब्सिडी, यानी कि इसमें सूक्ष्म ऋण प्रदान किया जाता है ताकि उसके माध्यम से आप स्वच्छ जल तक क्या पहुंच बना सके, जिसके कारण क्या है आपकी जो सब्सिडीज पर है वो निर्भरता कम हो जाए। तो ये ऑप्शन भी होता है सही। water.org एक वैश्विक गैर लाभकारी संगठन है जो दुनिया में जल और स्वच्छता लाने के लिए काम कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य इसे सुरक्षित, सुलभ और लागत प्रभावी बनाना है। वाटर क्रेडिट एक शक्तिशाली समाधान है और जल एवं स्वच्छता क्षेत्र में माइक्रो फाइनेंस उपकरणों का उपयोग करने वाला पहला संगठन है, इसलिए पहला कथन सही हो गया था। जल ऋण विश्व स्वास्थ्य संगठन या विश्व बैंक द्वारा शुरू की गई वैश्विक पहल नहीं है। इसको किसने स्टार्ट किया था, हॉलीवुड के बहुत बड़े एक्टर हैं मैट डेमन, इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी है। अगर आपको देखनी हो तो इनकी मूवीज देखना, इनकी हर एक मूवी बहुत ज़बरदस्त है। इन्होंने और सामाजिक उद्यमी है गैरी वाइट, इन दोनों ने इसकी शुरुआत की थी। अब मैट डेमन का नाम आ गया तो सेविंग प्राइवेट रायन है, इसका नाम तो आप सुन रखा है। इसमें जो मेन एक्टर होते हैं रायन होते हैं वो मैट डेमन ही होते हैं। और मार्शियन मूवी भी आपने देख रखी है, इसके एक्टर भी कौन है, मैट डेमन ही है। ये इनकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी मूवी है, मैंने दोनों देख रखी है, बहुत ही शानदार मूवी है। इनकी IMDb रेटिंग बहुत आई है। water.org है, उसका लोगो इस प्रकार का है कुछ। वाटर क्रेडिट का प्राथमिक उद्देश्य निम्न आय वाले समुदाय को अपने स्वयं के जल एवं स्वच्छता समाधानों के वित्त पोषण के लिए सशक्त बनाना है। तो ये हो गए water.org के बारे में और वाटर क्रेडिट के बारे में सारी बातें। तो आज के हमारे डिस्कशन में इतना ही। आज हमने कुल 8 प्रश्न किए हैं। इसी प्रकार हम प्रश्नों की संख्या वो भी बढ़ाते जाएंगे। आज थोड़े बीच में इकोनॉमी के बड़े प्रश्न आ गए, इसलिए हमारा जो डिस्कशन है वो भी लंबा हो गया है, लेकिन हमारी डिस्कशन इफेक्टिव हो रही है। आप उससे हमारा जो वीडियो के लिए उसका आकलन कीजिए। तो मिलते हैं नई वीडियो के साथ कल, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।